Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to the economics class. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब 5 ईयर प्लान जो है हमारा पंचवर्षीय योजना है, कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुआ। तो आपको थोड़ा सा बता दूं मैं इसमें स्टार्टिंग से। जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। तो हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल बेस नहीं था कोई भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर एक सेक्टर पर प्रॉपरली विचार किया और अपनी गवर्नमेंट को आगे चलाने के लिए उन्होंने देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने इस पर फोकस किया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी हर एक चीज़ को बिल्कुल एक प्लानिंग के थ्रू ले जाना चाहिए आगे। तो उन्होंने भी उस समय 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हमारी इकोनॉमी में। तो उन्होंने, पहले हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं प्लानिंग में। और डिसीजन मेकिंग में हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को या अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने का प्लान करते हैं, जिससे हम ग्रो करें, हम लोग, हमारी ग्रोथ हो, हमारा विकास हो। ऐसे ही गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स में, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स देश के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन थे, उनका फुल यूटिलाइजेशन करना अपने देश की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये था आपका इकोनॉमिक प्लानिंग में। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में फोकस किया गया फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल थे हमारे देश में, वो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देश के आर्थिक विकास और वृद्धि के लिए जरूरी था रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल करना। और रिसोर्सेज के ठीक से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी थी प्रॉपर प्लानिंग। तो इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1950 में एक योजना आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन का। 1950 में प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया, योजना आयोग। अब प्लानिंग कमीशन की जो चेयरपर्सन थे उसमें, उस समय के अपने प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे प्लानिंग कमीशन की टीम के चेयरपर्सन थे। इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन की योजना आयोग की अध्यक्षता करी। साथ में इनके एक और प्रोफेसर पीसी मेहनोविस थे, वो उनका भी रोल रहा। अब प्लानिंग कमीशन में उन्होंने क्या किया, अपने देश के हर एक डिपार्टमेंट्स को अलग अलग किया। हेल्थ सेक्टर, फूड डिपार्टमेंट, फूड सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, पावर सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, आई मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ, टेक्सटाइल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट बना के सेक्टर्स वाइज उन्होंने हर एक सेक्टर पर विचार किया, कैसे उसमें डेवलपमेंट हो पाए, उस डेवलपमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे उनका फुल यूटिलाइजेशन उन्होंने सुनिश्चित किया। इसके लिए बकायदा टीम बनाई गई और हर एक डिपार्टमेंट को कैबिनेट बना के उसमें एक मिनिस्टर की एक हेड बनाया गया। इसको हम लोग आज डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर जो बोलते हैं, वो चीज थी। अब 1950 से 2015 तक तो नाम चला इसका प्लानिंग कमीशन। और जो हम बात करें फरवरी 2015, जनवरी फरवरी 2015 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग
नीति आयोग नाम रखा गया। जिस समय हमारी गवर्नमेंट जो थी, जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, उस समय गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट चल रही थी और अभी भी चल रही है। लेकिन हाँ, हम ये आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, प्लानिंग कमीशन का न्यू नेम नीति आयोग है। इसको 2015 में रीनेम किया गया था। इसका भी उद्देश्य जो था इसका भी वही उद्देश्य है, बस इसके जो एम है उसमें कुछ प्लस हो गया है। जैसे कि कुछ चीजें हमारी पहले थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारे देश के सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाना, ये भी चीज इसमें शामिल थी प्लानिंग कमीशन में। नीति आयोग में भी यही चीज शामिल है, हर एक चीज में ग्रोथ करना, सारे सेक्टर्स को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई थी, की गई थी, प्लानिंग कमीशन बनाया, नीति आयोग नाम रख दिया। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक होता है आपका डायरेक्टिव प्लानिंग, और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ये कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है। डायरेक्टिव प्लानिंग का ही पार्ट है, बट डायरेक्टिव प्लानिंग एक प्लानिंग का वाला पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं बार बार, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट सरकार का रोल नहीं होता। सरकार बैकफुट से इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, अपने लोगों के द्वारा करवाती है। और इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे ये कि ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डायरेक्टिव प्लानिंग का लिंक है। क्योंकि डायरेक्टिव प्लानिंग में फोकस किया गया था कि अपनी इकोनॉमी स्टेबल रहे, अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बना रहे, एक संतुलन बना रहे, वो डायरेक्ट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा किया गया। और गवर्नमेंट ने बाकायदा इसमें रोल प्ले किया, पर बैकफुट पर डायरेक्ट रोल कोई प्ले नहीं किया। ये डायरेक्टिव प्लानिंग में। और डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है मोस्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एडॉप्ट की जाती है। जो पूंजीवादी देश हैं उन देशों में डायरेक्टिव प्लानिंग का रोल होता है। अब बात करें हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, विस्तारवादी जो अर्थव्यवस्था जो योजना होती हैं, इसमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ही फोकस किया गया था। लेकिन इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। सरकार की भूमिका थी, सरकार की भागीदारी थी, बिल्कुल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई पर, प्राइवेट लोगों पर भरोसा ना करके, पूरा भरोसा ना करके, भरोसा तो करना पड़ेगा, पूरा भरोसा ना करके अपने हाथ में ली सारी चीजें। और गवर्नमेंट ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस को ग्रेजुअली आगे बढ़ाया। ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात करें तो ये कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, यानी हम बोल सकते हैं इसको मिक्स इकोनॉमी। सोशलिस्ट बोल लीजिए आप इसको, सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था और प्लस मिक्स इकोनॉमी, इन दोनों इकोनॉमी, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में ये लागू की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। शायद पहले भी मैंने आपको बताया है, एक रिवीजन कर लेते हैं पहले से। हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में एडॉप्ट की जाती है। यहां पर सारा रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, निजी क्षेत्र का रोल होता है। इसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। यहाँ पर टफ कंपटीशन होता है। हम बात करें यहाँ पर कंपटीशन की तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतियोगिता होती है। हैवी कंपटीशन इज देयर। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव पर काम किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम किया जाता है। सोशल वेलफेयर को सेकेंडरी रोल दिया गया है, सेकेंडरी प्लेस दिया है, प्रॉफिट मोटिव को प्राइमरी प्लेस दिया गया है।
और यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर ही पढ़ा डिमांड सप्लाई। जो प्राइसेस सेट होती हैं वो प्राइस सेट होती हैं डिमांड और सप्लाई के द्वारा। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस हाई कर दिए जाएंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम कर दिए जाते हैं स्टॉक निकालने के लिए। तो ये हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब बात करते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था, अपोजिट है इसकी। इसमें प्राइवेट आएगी, इसमें गवर्नमेंट आ जाएगी, पब्लिक आ जाएगा इसमें। तो इसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो पब्लिक के द्वारा होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर का बोलबाला होता है इसमें, सारी चीजें पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। और जब जिस क्षेत्र में गवर्नमेंट के हाथों में सारी चीजें होंगी वहां पर कंपटीशन देखने को हमें नहीं मिलता। इसमें सेक्टर में लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का अभाव होता है, इसमें प्रतियोगिता नहीं होती। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कंपटीशन की बात ही नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं है। ये भी चीज देखने वाली है। आगे हम बात करें इसमें प्रॉफिट मोटिव था, तो इसमें बात होगी सर्विस मोटिव की। सेवा उद्देश्य होता है सर्विस मोटिव। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, सरकार हमेशा कभी भी प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करती, गवर्नमेंट हमेशा सर्विस मोटिव पे काम करती है। और इसमें जो बात करें हम प्राइसेस की, तो प्राइस सेट होते हैं इसमें सोशल वेलफेयर को कंसीडर करके, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्राइसेस इस तरीके से सेट होती हैं ताकि समाज का हर एक सेक्शन, चाहे वो रिचर सेक्शन हो, चाहे वो पुअर सेक्शन हो, चाहे वो मिडिल क्लास सेक्शन हो, सारे सेक्शंस इजीली अफोर्ड कर पाए वस्तुओं को परचेज करने में। और डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है कामे वाला और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। तो ये हो गया हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बचा आपका ये मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी में मान लीजिए आप कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इज इक्वल टू मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी अपने इंडिया में भी एडप्टिंग है, इस समय एडप्ट चल रही है स्टार्टिंग से ही। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी का भी रोल होता है, पब्लिक का भी रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है। कुछ फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर के फील्ड में कंपटीशन होता है, कुछ संस्थाओं में, कुछ फील्ड सेक्टर्स में, और कुछ में कंपटीशन नहीं होता जिसका संबंध गवर्नमेंट से है। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव पे भी काम किया जाता है इन द अलॉन्ग विद द सर्विस मोटिव। लोगों को सेवा देने के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव पे काम किया जाता है। हम बात करें प्राइसेस की, तो प्राइसेस सोशल वेलफेयर और डिमांड एंड सप्लाई दोनों के द्वारा ही प्राइस डिटरमाइन होते हैं। हम डिमांड एंड सप्लाई को भी नहीं निगलेक्ट कर सकते और सामाजिक कल्याण को भी नहीं भुला सकते। तो मिक्स इकोनॉमी में आप सब जानते हैं, अपने देश में रह रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है आप जानते हैं। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का एग्जिस्टेंस होता है, को एग्जिस्ट करती हैं दोनों। ये हो गया आपका इकोनॉमिक सिस्टम्स, जो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में, प्लानिंग कमीशन में इन चीज़ों पर बात हुई थी, क्या क्या चीज़ें प्राइवेट रखनी है, क्या पब्लिक के हाथ में है, और आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस समय सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का पर डिपेंडेंसी थी, गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा था। गवर्नमेंट जानती थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा, और इन्वेस्टमेंट उस समय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं था, और गवर्नमेंट ने ही आगे बढ़ के ये सारी जिम्मेदारियां निभाई उस समय। चलिए ये हो गया आपका, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं फिर से हम लोग प्लानिंग पर, 5 ईयर प्लान्स पर। अब मैंने आपको बताया अभी 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, योजना आयोग का। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ। हम बात करें अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो 1951 से 1956 तक आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 56 तक चली, पॉलिसी बनाई गई। और फर्स्ट 5 ईयर का मेन मोटिव था, इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारी देश की बैकबोन है, हमेशा से रही है, स्टार्टिंग से रही है, बैकबोन ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ही ज्यादा फोकस किया गवर्नमेंट ने। अब हम बात करते हैं, अभी ये 5 ईयर प्लान तो बहुत सारे हैं अभी। अब हम बात कर रहे हैं इस 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या रहे।
लॉन्ग टर्म गोल्स पढ़ेंगे हम 5 ईयर प्लान्स के। लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, इकोनॉमिक प्लानिंग जो बनाई थी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, उनकी क्या योजना थी, उनके उद्देश्य क्या थे। तो फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट था आपका जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, देखिए बिना जीडीपी ग्रोथ के इकोनॉमी में हम कुछ भी नहीं सोच सकते। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सारी चीजें ऐसे की ऐसे रखी रह जाएंगी। मशीन्स will be of no use, resources will be of no use, labor force will be of no use without the production of goods and services। तो मेन फोकस किया गया उन्होंने जीडीपी ग्रोथ को। जो प्रोडक्शन लेवल हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रॉपर नहीं हो पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स एक्सप्लोटेटरी पॉलिसीज, सोशलवाद नीतियों के चलते, तो फिर हमने उसको क्या किया, प्लानिंग में लेकर आई गवर्नमेंट, और प्लानिंग में लाके इस पर प्रॉपर फोकस कर दिया। जीडीपी ग्रोथ पर प्रॉपर फोकस किया, गुड्स एंड सर्विसेज के ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। अब उन्होंने इकोनॉमी में गुड्स एंड, उन्होंने पता था जब तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होगा इकोनॉमी में तब तक फ्लो नहीं होगा। भाई मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रोड्यूसर हूँ, जब तक गुड्स एंड सर्विसेज मेरे द्वारा प्रोड्यूस किए हुए इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होंगे, व्हाई शुड आई प्रोड्यूस, मैं प्रोड्यूस क्यों करना चाहिए मुझे, मैं प्रोड्यूस क्यों करूँगा उस चीज़ को। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। जीडीपी ग्रोथ का उन्होंने मेन मुद्दा बनाया था। अब आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम बात करते हैं इसमें और भी प्लानिंग पर फोकस किया गया था मॉडर्नाइजेशन पर, आधुनिकीकरण, क्योंकि बिना मॉडर्नाइजेशन के इकोनॉमी में कोई भी चीज एडवांस नहीं हो सकती। मॉडर्नाइजेशन का मतलब था अपने जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, उनको हम इनोवेटिव तरीके से करें, बहुत ज़्यादा हम लोग नए एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो इसमें इनोवेशंस को रोल दिया गया, इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर, इनोवेशंस इन इंडस्ट्रीज, इनोवेशन इन रिसोर्स डेवलपमेंट, हर एक चीज़ में नए नए आइडियाज़ को लेकर आना जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, क्योंकि हम जानते हैं पुराने तरीकों से प्रोडक्शन करना प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ाने के बराबर है। तो इनोवेशंस को लेकर आए, ये हमारा मॉडर्नाइजेशन गोल हो गया। ये गोल जो बनाए, आगे की टॉपिक क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स, बहुत आगे की सोच के गोल्स बनाए गए। ये हमें आगे क्या जरूरत पड़ेगी, तो ये आपका हो गया मॉडर्नाइजेशन। अब नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, तो नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म गोल है आपका इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट। एक बहुत जरूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। Full employment is a situation in which the persons who belong to the working age group, जो working age group में आते हैं, and the person who are able to work, who are willing to work, are getting work। जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करने के लायक हैं, उनको काम मिल रहा है अगर, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उस समय एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं था, आप सब जानते हैं, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में। फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वहाँ कई तरीके की स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे बेरोजगारी चल रही थी, फैली हुई थी बेरोजगारी, गरीबी फैली हुई थी। और जब तक एम्प्लॉयमेंट, सरकार ने सोचा जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, हाउ कैन वी थिंक ऑफ द जीडीपी, हम लोग पर कैपिटा जीडीपी कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, प्रति व्यक्ति आय कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, नेशनल इनकम को कैसे बढ़ावा दे पाएंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाज वेरी नेसेसरी दैट टाइम, और उन्होंने इसको भी, फुल एम्प्लॉयमेंट को भी अपने 5 ईयर गोल्स, प्लानिंग के गोल्स में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो हम बात करेंगे इक्विटी, समानता, ये भी जरूरी है। इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, इतना सा प्रोडक्शन देश की 90% पॉपुलेशन के पास, और बाकी का इतना प्रोडक्शन देश की 10% पॉपुलेशन के पास, दिस इज इनइक्वालिटी, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ये इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं देता, इकोनॉमी को ये एक गतिहीन बनाता है, क्योंकि जब तक लोगों के पास
गुड्स नहीं पहुंचेंगे, रिसोर्सेज नहीं पहुंचेंगे, उनकी इनकम नहीं होगी, कैसे देश का भला होगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स ये भी था प्लानिंग का। इक्विटी, इक्विटी रिफर्स टू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम इन द इकोनॉमी। देश में सभी सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, पुअर, मिडिल, अपर क्लास, लोअर क्लास, रिचर सेक्शन, सभी को ध्यान में रखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज का, रिसोर्सेज का, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कराना, ताकि एक रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन में जो गैप है उस गैप को कम किया जा सके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव गोल था, लॉन्ग टर्म गोल, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी आप जानते हैं पहले भी ऐसा होता था तो आज भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइटम्स, गुड्स हमारे इंपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्री से। लेकिन फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने का मतलब है, इंपोर्ट करने का मतलब है अपना फॉरेन एक्सचेंज गंवाना, लूज करना। और अपनी फॉरेन एक्सचेंज हम लोग लूज करते जाएंगे तो हमारा इंडियन रुपये, डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जाएगा और हमारे देश में महंगाई बढ़ती जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज पर भी फोकस किया, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी। पहले तो क्या होता था, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के टाइम पर फूड ग्रेन्स भी बाहर से इंपोर्ट होते थे, व्हीट वगैरह भी बाहर से इंपोर्ट होते थे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज पे फोकस किया, सेल्फ सफिशिएंसी वाले पॉइंट में, कि द गुड्स और द फूड ग्रेन्स विच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज, हम उसको अपने देश में ही प्रोड्यूस करेंगे, हम उसको अपनी कंट्रीज में ही प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े, खास तौर से खाने के लिए। मशीनरी वगैरह यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट बात आए जब खाने की, आप अपने देश से अपना पेट ही नहीं भर पाओगे तो फिर क्या काम करोगे, डिपेंडेंट कैसे रहोगे। तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी वाज मस्ट मोर इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट ने इसको भी प्लानिंग के लॉन्ग पीरियड गोल्स में शामिल किया। ये हमारे हो गए 5 पॉइंट लॉन्ग पीरियड गोल्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग पीरियड गोल्स के बारे में, तो इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में विचार करिए। जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, समानता, इक्विटी और आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसको आप नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, साथ के साथ अपनी स्टडी चालू रखिए। और नेक्स्ट आगे की टॉपिक इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।